भविष्य पहले से ही यहाँ है, ये बस समान रूप से वितरित नहीं है। ये शब्द विलियम गिब्सन के हैं और आज ये भारतीय आईटी क्षेत्र पर काफ़ी सटीक बैठते हैं। नमस्कार, आज हम द हिंदू में छपे एक बेहद अहम मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मुद्दा है भारत के विशाल आईटी सेक्टर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का असर। सोचिए, ये एक 280 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो करीब 58 लाख लोगों को रोजगार देती है। और एआई इसमें बड़ी तेजी से बदलाव ला रहा है। आपने सुना होगा, हाल में टीसीएस जैसी कंपनियों ने अनुभवी लोगों की हायरिंग रोक दी, कुछ नौकरियों में कटौती की भी खबरें आई हैं। इससे भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता तो बड़ी है। तो आज हम इसी बदलाव को, इसकी चुनौतियों और संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, करंट अफेयर्स के लिहाज से और आम जानकारी के लिए भी काफ़ी अहम हो सकती है। तो आइए इस विषय को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आईटी सेक्टर में एआई का इस्तेमाल आखिर हो कहाँ रहा है। शायद सबसे बड़ा असर उत्पादकता और ऑटोमेशन पर दिख रहा है। जैसे गिटहब को पायलट जैसे कोडिंग असिस्टेंट्स हैं, या फिर युवापाथ जैसे आरपीए टूल्स। और आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। हाँ, आरपीए टूल्स ये सॉफ्टवेयर बनाने और रोजमर्रा के जो आईटी काम होते हैं उनको ऑटोमेट करने में मदद कर रहे हैं। कहते हैं कि डेवलपर्स अब सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हैं, वो एआई के सुपरवाइजर बन रहे हैं। और ये बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मैकिन्से का एक अनुमान है कि 2030 से 2060 के बीच जेनरेटिव एआई दुनिया भर में करीब 50% काम को ऑटोमेट कर सकता है। अब भारत जैसे देश के लिए, जहां आईटी सर्विसेज इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है, इसका मतलब सिर्फ एंट्री लेवल कोडिंग नहीं, बल्कि क्लाइंट इंटरैक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे काम भी बदलेंगे। तो वो जो लोगों को नई स्किल सिखाने की चुनौती है वो और भी बड़ी हो जाती है। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर क्या इससे, मतलब इस ऑटोमेशन से सिस्टम ज्यादा असुरक्षित नहीं हो जाता? शायद यहीं एआई का एक और जरूरी रोल आता है साइबर सुरक्षा में। सही कहा आपने। एआई एल्गोरिदम्स जो हैं वो रियल टाइम में असामान्य पैटर्न पकड़कर खतरों की पहचान करने में मदद करते हैं। जैसे एक उदाहरण है डार्क ट्रेस का एंटरप्राइज इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है कि नेटवर्क के सामान्य व्यवहार को सीख लेता है और फिर कोई भी अजीब गतिविधि, जैसे मान लीजिए अचानक बड़ी फाइल ट्रांसफर हो रही है या किसी अनजान जगह से लॉगिन हो रहा है, तो उसे वो एक संभावित खतरे के तौर पर फ्लैग कर देता है। अच्छा, ये तो वाकई कमाल का इस्तेमाल है। और डेटा मैनेजमेंट, आजकल इतना सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है, उसमें एआई का क्या रोल है? देखिए, एआई बड़े डेटा सेट को संभालने में बहुत मददगार है, खासकर वो डेटा जो असंरचित है, जैसे टेक्स्ट, इमेज वगैरह। इससे सीआरएम जैसे सिस्टम्स को, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, ग्राहकों के बर्ताव को बेहतर समझने और बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। और साथ ही प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी एक फील्ड है, जैसा स्प्लंक है। वो पिछले डेटा का विश्लेषण करके बता सकता है कि कौन सा सिस्टम का फेल हो सकता है। इससे डाउन टाइम कम होता है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ भी बढ़ती है। ये सब फायदे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, चुनौतियां भी तो हैं। सबसे बड़ी चिंता शायद नौकरियों और स्किल्स को लेकर ही है। बिल्कुल, एक तरफ तो स्किल्स की कमी है और दूसरी तरफ जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके विस्थापन का डर। एआई टूल्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और नैतिक एआई यानी एथिकल एआई, इन क्षेत्रों में लोगों को बड़े पैमाने पर रीस्किल करने की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अंदाजा था कि एआई और ऑटोमेशन 2025 तक 8.5 करोड़ नौकरियों पर असर डाल सकते हैं। 8.5 करोड़। और फिर वो नियम, कानून और नैतिकता वाले सवाल भी तो हैं। हाँ, ये पक्का करना कि एआई सिस्टम पारदर्शी हो, किसी के साथ भेदभाव ना करें और डेटा गोपनीयता का सम्मान करें, ये काफी मुश्किल काम है। डेटा प्राइवेसी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया है उसके बाद, क्योंकि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। अब इस एक्ट का उस पर क्या असर होगा, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एक और प्रैक्टिकल दिक्कत जो मैंने पढ़ी है वो है पुरानी टेक्नोलॉजी, जिसे लेगेसी सिस्टम कहते हैं। कई भारतीय आईटी कंपनियां अब भी उन पर काम करती हैं। इनमें एआई जोड़ना कितना मुश्किल होता है? हाँ, ये एक बड़ी बाधा है। लेगेसी सिस्टम मतलब वो पुराने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिन्हें बदलना मुश्किल है। इनमें एआई को इंटीग्रेट करना अक्सर जटिल होता है, महंगा भी और वक्त भी लगता है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से कंपैटिबल नहीं होते। इसके साथ ही फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई रिसर्च के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
उसकी कमी भी इनोवेशन को धीमा करती है। हालांकि इंडिया एआई मिशन जैसी सरकारी पहलें इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर इन सब चुनौतियों के बीच भारत का आईटी सेक्टर एआई का फायदा कैसे उठाए? क्या रास्ता है आगे का? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर काम करना होगा, खासकर एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और एआई कोश जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छी क्वालिटी के डेटा तक पहुंच आसान बनाने में। साथ ही देश भर में एआई स्किलिंग प्रोग्राम्स चलाने होंगे ताकि हमारा वर्कफोर्स भविष्य के लिए तैयार हो सके। और कंपनियों के लेवल पर क्या बदलाव जरूरी है? भारतीय आईटी कंपनियों को सिर्फ सर्विसेज देने वाले पारंपरिक मॉडल से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। उन्हें एआई आधारित नए प्रोडक्ट्स और समाधान बनाने पर फोकस करना चाहिए। जैसे ओला का एआई वेंचर है कृत्रिम, वो अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के जरिए एआई रिसर्च और डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना भी जरूरी है। आपने सुना होगा, हाल ही में फंड ऑफ फंड्स योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वो इसी दिशा में एक कदम है। और ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए मजबूत नैतिक एआई मानक बनाने होंगे और व्याख्या करने योग्य एआई, जिसे एक्सप्लेनेबल एआई या एक्सएआई कहते हैं, उसको बढ़ावा देना होगा। एक्सएआई का मतलब है ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो ये बता सकें कि वो किसी नतीजे पर कैसे पहुंचे। इससे क्लाइंट्स और रेगुलेटर्स का भरोसा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई भारतीय आईटी सेक्टर के लिए खतरा कम और खुद को नए सिरे से गढ़ने का एक मौका ज्यादा लगता है। सही कहा। इंडस्ट्री को मैन पावर इंटेंसिव आउटसोर्सिंग से हटकर ज्ञान आधारित एआई संचालित इनोवेशन की तरफ जाना होगा। जो फर्में इस बदलाव को अपनाएंगी, अपनी प्रतिभा को बदलने में निवेश करेंगी, वही आने वाले सालों में भारत की तकनीकी लीडरशिप को बनाए रखेंगी। शायद नई दिल्ली में 2026 में जो एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, उसका एक मुख्य विषय यही होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? एक आखिरी सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, क्या आईटी प्रोफेशनल का काम सिर्फ कोडिंग या सिस्टम मेंटेनेंस से हटकर रणनीति बनाने, रचनात्मक ढंग से समस्याएं सुलझाने और नैतिक फैसले लेने पर ज्यादा केंद्रित हो जाएगा? इस बड़े बदलाव के लिए व्यक्ति और इंडस्ट्री दोनों को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? इस गहन चर्चा पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको द हिंदू पर आधारित ये विश्लेषण और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।